बच्चों समझ आ रहा है? आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके ओके ठीक है, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, जब तक मैं आपको यू कैसे मीटिंग को एंड नहीं करूंगा तब तक आप जाया मत करो, ठीक है? मैं मीटिंग को एंड करूंगा तभी आप लोग जाया करो, ठीक है? ताकि आपकी अभी देखो इसके बाद कोई क्लास नहीं है तो हम लोग आपकी लंबी क्लास ले लेते हैं, ठीक है? तो क्लास लंबी, अब मैंने आपको दोबारा कनेक्ट कर लिया है, तो आप लोग क्लास को मीटिंग को लीव मत किया करो आप लोग, ठीक है? ओके। अब ध्यान दो, अगर इस व्यक्ति में आज अगर एचआईवी का संक्रमण होता आज, तो अगले 6 महीने तक इस व्यक्ति का, अगर हम लोग एचआईवी रिपोर्ट या एचआईवी टेस्ट करवाते हैं, एचआईवी टेस्ट किसके लिए क्या करते हैं? ब्लड लेकर ही करते हैं, और उसके एचआईवी ब्लड में एचआईवी नामक वायरस जो होगा वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा, मतलब उसकी एचआईवी रिपोर्ट क्या आएगी बच्चों? नेगेटिव आएगी। समझ आ रहा है? ध्यान सुनो, जबकि जबकि हम जानते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर में एचआईवी का एंटर हो चुका है, बट उसकी रिपोर्ट क्या आई? नेगेटिव। तो ये तो कहना कि एचआईवी एक ऐसा वायरस है जिसके प्रारंभिक 6 महीने तक तो एचआईवी टेस्ट ही नेगेटिव आता है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है? सिक्योर हो जाता है, उसे लगता है कि मैं किसी रोग से ग्रसित नहीं हूं, जबकि वो हो चुका। अब तो ऐसा समझे, इसीलिए सर ये डेंजरस है। अब वो व्यक्ति अगले कुछ सालों तक अपना एचआईवी टेस्ट नहीं करवाएगा, और वो ही धीरे धीरे एचआईवी उसकी बॉडी में अब अपना एक्टिव दिखाना चालू करेगा। अब मेरे बात समझ आ रहा है क्या? जबकि 6 महीने पहले उस व्यक्ति ने एचआईवी रिपोर्ट जब करवाई थी तो क्या आई थी उसकी? नेगेटिव। तो इस नेगेटिव आने का कारण क्या होता है? क्योंकि प्रारंभ के 6 महीने तक ये एचआईवी जो वायरस है वो एक्टिव होता ही नहीं है, उस होस्ट की बॉडी में जाकर कोई अपना रिएक्ट, कोई अपना सजीव का गुण नहीं दिखाता, ना वृद्धि करता है, ना उपापचय क्रिया करता है, ना ही किसी प्रकार से जनन करता है। जबकि मैंने अभी थोड़े पहले बताया कि एचआईवी शरीर में जाने के कुछ दिनों के बाद हमारी कोशिकाओं के डीएनए द्वारा अपने आप का जनन करके अपनी संख्या बढ़ाता है। इसका मतलब हमारे शरीर की कोशिकाएं एचआईवी के लिए किसका काम करती है? फैक्ट्री का काम करती है, जिसमें क्या बनता है? एचआईवी बनता है। लेकिन प्रारंभ के 6 महीने ऐसा नहीं होता है, थोड़ा ज्यादा जारों में। तो ऐसे में क्या होगा? इस अवस्था को बच्चों में क्या बोलते हैं? विंडो पीरियड बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? विंडो पीरियड बोलते हैं। विंडो पीरियड का अर्थ जानते हो ना? वह काल या समय जिसमें एचआईवी नामक वायरस का टेस्ट पकड़ में नहीं आता है। अब तो समझ आ गया, ठीक है? जबकि क्या उसमें एचआईवी नाम वायरस है या नहीं है, लेकिन पकड़ में नहीं आया। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको इसकी बता दिया, इसीलिए इस वायरस का प्रकटन का बोलते हैं। नहीं, अगले 6 महीने के बाद धीरे धीरे एचआईवी अपने आप को क्या करेगा? रोटेन करेगा, एक्टिव करेगा, और धीरे धीरे उस व्यक्ति के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या करेगा? कम करेगा। और व्यक्ति इस चीज में सिक्योर है, उसे पहले से सिक्योरिटी मिल चुकी है, उसको लग रहा है कि मैं बिल्कुल क्या हूं? सेफ हूं, जबकि ऐसा नहीं है। अब तो समझ आ गए ना? तो कई बार क्या होता है कि प्रारंभ स्थिति में एचआईवी टेस्ट पकड़ में भी नहीं आता। अच्छा बच्चों, ये तो मैं बता दिया एचआईवी का संक्रमण का कारण बता दिया। अब बात आती है एचआईवी संक्रमण के, एचआईवी ये एड्स के लक्षण। दो एड्स के कौन से लक्षण? वही कल मैं बता दिया आपको, संभावित बताए थे ना आपको। तो एड्स के संभावित लक्षण क्या होंगे? नंबर 1, आप सुन लीजिए मेरे द्वारा मैं बोल रहा हूं, संक्रमित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आना, जल्दी थकान आना, बिना कारण के वजन कम होना, गले में खराश होना, लगातार पेट में गड़बड़ी होना, दस्त लगना, भूख कम लगना, काम करने की क्षमता में कमी आना, थकान आना, और उसमें कई रोग होना, जैसे टाइफाइड हो जाना, फिर ठीक हो गए फिर हो जाना। अब आप बोल रहे हो किस तरह से? क्यों? क्योंकि उसके शरीर में एक रोग होंगे कि अनेक रोग होंगे? अनेक होंगे ना। तो एचआईवी नामक वायरस से कोई रोग नहीं होता, मैं बता दूं। एचआईवी वायरस तो शरीर की क्षमता को क्या करता है? कम करता है। और रोग कौन करेगा? बाकी अन्य रोगजनक, जैसे कि उसके द्वारा खाए पिए गए चीजों में जो रोगजनक जा रहे हैं, उनको उनका शरीर क्या नहीं कर पाएगा? खत्म नहीं कर पाएगा। देखो हम लोग तो जनरली हम जो जानते हैं कि लाखों करोड़ों या सेवरल ट्रिलियंस या मिलियंस जो रोग जो हमारे बॉडी में जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बीमार नहीं पड़ते। किसका कारण है? कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत है, ये तो मानते हो। लेकिन जिस व्यक्ति का प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो चुकी है, इसके कारण कोजिंग टू एचआईवी। तो एचआईवी के कारण एड्स होता है, जिसका मैं बताना चाह रहा हूं, और लेकिन मृत्यु उसकी एचआईवी से ना होकर किसी होगी? रोगों से। तो उसमें क्या होगा? एक रोग नहीं बल्कि अनेक रोग होंगे। कभी हैजा हो गया, कभी टाइफाइड हो गया, कभी जुकाम लग गई, कभी दस्त लग गए,
कभी क्या कभी क्या कभी क्या, तो लगातार उसका शरीर धीरे 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 कमजोर होता जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पूरी तरह से एचआईवी का प्रकटन काल 2 से 5 सालों के बीच में दिखाई देता है, जब वो व्यक्ति अपने आप को डायग्नोस करवाता है, अपना चेक करवाता है। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि एड्स के संभावित लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। रात्रि में स्वेटिंग ज्यादा आना, प्यास कम लगना, भूख कम लगना, हेजा, निमोनिया, टीबी हो जाना, गले में खराश होना, जुकाम होना, रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी आना, मेमोरी कमजोर हो जाना। ये तो आप समझ पा रहे हैं कि बॉडी का इंटरनल इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। समझ आ गया, कॉज टू एचआईवी, ये तो आपको बता रहा हूं। ये तो है लक्षण। अब आता है इस रोग का हम नियंत्रण कैसे करें। तो सर आपको बता दूं कि आपके राजस्थान, इंडिया की बात हम करें तो 1980 to 81 के बीच राजस्थान, हमारे इंडिया में राजस्थान में सबसे पहला ये रोगी देखने में आता पुष्कर में। इन इंडिया बात चल रही सर, इंडिया, और इंडिया में कहां पर, हमारे स्टेट राजस्थान। तो ओके, और स्टेट के और पूरे देश की बात हम करें तो कहां पर इसका आया था, चेन्नई में। यानी चेन्नई मद्रास में एड्स का पहला एचआईवी व्यक्ति रिकॉग्नाइज हुआ था 1980, 81 to 82, ऐसे मान लो। आप तो अलग अलग बुक में आप बोल रहे थे आप 80, 81 क्यों लिखते हैं। दो कुछ बुक्स में 80 है, कुछ बुक्स में 81 है। बच्चों में दिखाई दे रहा हूं क्या आपको? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, तो ये सर। लेकिन आप देखो सर 80 से आज हम 2021 है, अप्रोक्सी 40 ईयर में इंडिया में तकरीबन, आज इसकी बात हम करें तो 25 to 30 करोड़। अब आप बोल रहे सर आप फिर आंकड़ा आप वो बता रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एचआईवी ग्रसित व्यक्ति हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है, कुछ ऐसे जो जानबूझ के अपना टेस्ट नहीं करवाते। जैसे कोरोना के आंकड़े जो रोज पेपर में आते हैं, क्या वो राइट है क्या? नहीं बच्चों, क्योंकि अगर वास्तविक आंकड़े सरकार दिखा दे तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा, हम लोग घर में ही डर जाएंगे। तो जहां पर डेथ के आंकड़े जो दिखाए जाते हैं, एक दिन के अंदर जो आंकड़े आए थे अभी मई में हमने जब देखा था 6000, तो 6000 ना होकर तकरीबन उसका 10 गुना कर लो आप, तकरीबन, यानी एक दिन में इतने मौतें आती, लेकिन वो बताया नहीं जाता था। आज जो जितनी जांच या जितने कोरोना के अपडेट आ रहे हैं वो पूरे राइट नहीं है। पहले बात तो दूर दराज गांव में, डाणियों में कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज की टीम ना जाकर उनका कोरोना टेस्ट नहीं कर रही है, और ना वो लोग शहर आकर या सामुदायिक केंद्र पर आकर अपना जांच करवा रहे हैं। तो जनरल बात है, जितने लोग कोरोना से ग्रसित हैं उतने आंकड़े हमारे पास सही नहीं। तो ऐसे मैंने आपको बता दी, आज 25 करोड़ लोग एचआईवी से ग्रसित हैं, और पर ईयर कई लाख, 20 से 25 लाख लोग पर ईयर से मरते हैं। तो इसका मतलब एड्स एक लाइलाज है, एड्स का एक ही उपचार है, बचावी उपचार है। तो इसको लिख के आओगे अपनी बुक के अंदर, नोटबुक में, कि बचावी उपचार है, क्योंकि एड्स का कोई प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर क्या नहीं, डायग्नोसिस तो है बच्चों, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं। तो एड्स का नियंत्रण कैसे करें, वही कारण है। अब अगला प्रश्न आपको क्या हो गया बच्चों, ये तो हो गया लक्षण हो गया। अब अगला टॉपिक क्या हो गया आपका, एड्स का संक्रमण के रोकथाम। आप समझ पा रहे हैं क्या? एड्स का रोकथाम या एड्स रोग के संक्रमण का क्या करना, नियंत्रण करना। आप समझ पा रहे होंगे, यानी एड्स रोग के या एड्स के वायरस के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण किन किन उपायों से हम कर सकते हैं। तो सर ये बन सकता है नंबर 1, जन साधारण को जागरूक करके। और मैं फिर रिपोर्ट करूंगा, मैंने आपको 4th चैप्टर के वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आप देखते ही नहीं है, पता नहीं आप क्यों, या तो सर की शकल नजर पसंद नहीं आती है क्या? साक्षी शर्मा, अरे 4th चैप्टर की वीडियो देखिए क्या आयुष? नहीं, क्यों? पहले तो मेरे को व्हाट्सएप पर काफी कुछ पूछता ही नहीं है। आवाज को अनम्यूट कर, पहले अनम्यूट कर। पहले पर्सन, यस सर। हाँ पहले पर्सन पूछता था, पूछता ही नहीं है सर, अब पूछूंगा। क्यों नहीं पूछ रहा? तो अब ये बात है क्या, आप पढ़ाई करने का मन खत्म हो गया क्या? नहीं सर। तो ये तो है, आप मेरे के रेगुलर आप व्हाट्सएप के जरिए पर्सन पूछते थे, मैं उसका जवाब देता भी था, आपको देता था ना? हाँ सर। तो वही बात है, लेसन 4 कंप्लीट करो इस बार। चैप्टर में कितने चैप्टर हैं? 16 है। पहला चैप्टर आपको, यस सर। आपको मैंने पहले चैप्टर के वीडियो डाले हुए हैं अशोक जी के,
हाँ सर। सेकंड के भी कुछ डाले हो, थर्ड के वीडियो मैंने आपको डाले हो, थर्ड चैप्टर के याद करो, रिप्रोडक्शन डाले हो ना? यस सर। Yes, हाँ, sir. साक्षी, अनुष्का। और फोर्थ चैप्टर मैंने आपको डिटेल में आपको पढ़ाया बच्चा, बहुत अच्छे पढ़ाया, ये आप पढ़ते ही नहीं है। और ये कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? 8वां पढ़ रहे हैं। 8वें चैप्टर के मैंने कुछ वीडियोज आपको डाले हुए हैं, तो आप उसको देखिए, सुने, समझें और अपनी बुक से उनको क्या करें, फेयर करें। ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ? हाँ सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर वीडियो समझ में क्यों नहीं आता? वीडियो में कोई और पढ़ाता है क्या? सर है वीडियो में सर और कोई बोर हो पढ़ाता जाते है हैं क्या? बैठ तनीषा, के। तनीषा, तनीषा, वीडियो में कौन पढ़ाता है? आप हैं? अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो। आप ही पढ़ा दो सर। मैं पढ़ाता हूं ना, तो फिर समझा करो उसको। ठीक है? अब देखो, एड्स यस रोग सर। का नियंत्रण किसमें छिपा हुआ है बच्चों? किसी भी संक्रामक रोग का उपाय और नियंत्रण उसके कारणों में छिपा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं हर समस्या में क्या है, उस समस्या का समाधान। हमेशा मानव जीवन का एक सबसे बड़ा अद्भुत गुण ह्यूमन बीइंग है, हम हमेशा किसी समस्या को देखते हैं, हम समस्या के उपायों को या संसाधनों को या उसके जो कारण है उनको नहीं ढूंढते, जबकि हम जानते हैं कि हर समस्या में, हर प्रॉब्लम में उसका सॉल्यूशन होता है ना। सॉल्यूशन कहां पर होगा? समस्या में, प्रॉब्लम में। कोई प्रॉब्लम, अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं और कोई भी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या अगर गिर गई, तो अगर हम ढंग से ठंडे माइंड से, ठंडे माइंड का मतलब ये नहीं कि फ्रिज में जाके बैठ जाओ, ठीक है, ठंडे माइंड से अगर सोचें तो उस समस्या का समाधान हमें उस समस्या मिलेगा। ठीक है? तो बच्चों, इस एड्स का, एचआईवी के जो कारण मैंने बताए, जिन जिन कारणों से एचआईवी का मानव शरीर में संक्रमण हो सकता है, तो बताओ क्या उसका कारण एक है कि अनेक है? अनेक है। और मैंने आपको बार बार रिपीट किया कि एड्स या एचआईवी के एचआईवी वायरस का किसी व्यक्ति में संक्रमण या प्रवेश एक तरीके से नहीं बल्कि कई तरीकों से। और एक तो मैंने बताया नहीं अभी आपको, एक छूट गए मेरे से, वो ये था, वो जोड़ लेना कि किसी संक्रमित महिला के बच्चे में। और मैंने भी 2 मिनट पहले बोला था कि यदि कोई महिला, बताना अगर कोई महिला एचआईवी पॉजिटिव है और सर सी हैज गॉटेड प्रेग्नेंट, सी हैज गॉटेड प्रेगनेंसी, अगर वो प्रेग्नेंस हो चुकी है तो उसका बच्चा एचआईवी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। तो क्या उस बच्चे में एचआईवी का कारण उसकी मां है क्या? हाँ। अब तो आया ना। तो एचआईवी नामक वायरस का संक्रमण किसी संक्रमित प्रेग्नेंट महिला से उसके बच्चे में भी हो सकता है। और मैंने भी बता दिया था कि हमारे समाज में जो प्रोसिक्यूटर या जो यूं कैसे देह व्यापार की बात हम करते हैं, वो बहुत ही इलीगल है बच्चों। तो आप जानते हैं कि इलीगल है, जिसको कानून रूप से संविधान में किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चों, हमारे देश में देह व्यापार बड़े ही धड़ल्ले चलता है, जिसमें पुलिस का सीधा सीधा, मैं बोलूंगा हाथ नहीं बल्कि पूरा पैर होता है। क्योंकि बिना पुलिस की सिक्योरिटी, बिना पुलिस की परमिशन के क्या कोई भी अवैध काम हो सकता है क्या? जैसे आप जानते हैं बजरी खनन, अवैध अतिक्रमण, जानते हो ना, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, ये जितने भी आपके देश में जो घटनाएं होती है, ये सबके सब किसकी मिलीभगत होती है? नेताओं की, अफसरों की और पुलिस की। तो वैसे हमारे देश में जो प्रोसिक्यूटर है, जो अपने आप वेश्यावृत्ति है या देह व्यापार की बात हम कर सकते हैं, वो भी धड़ल्ले से चलता है। तो यदि कोई महिला प्रोसिक्यूटर में, ओके, तो अगर उस महिला से कोई भी सामान्य परिवार का व्यक्ति अगर संबंध बनाता है, तो वो एचआईवी वो उस प्रोसिक्यूटर से उस पुरुष में, और पुरुष से उसकी पत्नी में आएगा, और पत्नी से किस में आएगा बच्चों? उसके बच्चों में। इस प्रकार पूरा परिवार उस रोग की चपेट में आया नहीं आया? यस। तो गलती किसकी? एक की। और भुगतना किसको पड़ रहा है? पत्नी को, बच्चे को, और उस बच्चे का पूरा जीवन स्पॉइल हो गया क्योंकि उसका तो जन्म से पहले एचआईवी हो गया। तो ऐसे में इन रोगों की रोकथाम क्या कर सकते हैं हम लोग? तो मैंने अभी आपको जो 7-8 कारण बताए बच्चों, उन्हीं के आगे क्या लगा दो? नियंत्रण करना चाहिए। जैसे असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, ये हो गया ना। नंबर 2, समलैंगिक संबंध नहीं बनाने चाहिए।
नंबर 3, शिक्षा का बढ़ावा करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को HIV से होने वाले दुष्परिणामों से बताइए। देखो, जब भी कभी हम किसी व्यक्ति को किसी समस्या से अवगत करवाएंगे बच्चों, तो लोग ध्यान नहीं देंगे आपकी बातों को। आप उस समस्या के प्रभाव गिनाइए। जैसे आप किसी व्यक्ति को जनसंख्या नियंत्रण के लेकर अगर मोटिवेट करोगे तो वो आपको नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आप उनको छोटे परिवार और बड़े परिवार का महत्व समझाओगे और बड़े परिवार का क्या क्या नुकसान है, बड़े परिवार होने से बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलती, वो अगर बताओगे तो शायद लोग जल्दी समझेंगे। मानते हो ना इस चीज को? जैसे मैं आप लोगों को अगर मैं कहूं कि मैं अगर आपको पढ़ने को लेकर ना समझा कर मैं आपको ये मोटिवेट करूं कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो आज के 10 साल बाद आपके जीवन की स्थिति क्या होगी, आप क्या करोगे, आपका परिवार क्या करेगा। तो अगर मैं आपके जीवन का, अगर मैं आपको बैकडाउन्स बताता हूं या ड्रॉबैक बताता हूं, समझ आ रहा है ड्रॉबैक, तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा हर्ट करेगा और हो सकता है आप मेरे से नाराज हो जाएं और मेरे से नाराज होकर आप ये सोचें कि अब तो मैं पढ़ूंगा और नौकरी लगकर ही सर से बात करूंगा। तो आप पढ़ेंगे, नौकरी लगेंगे और नौकरी लग के फिर आप मेरे पास आएंगे, तो ये तो अच्छी बात है ना भाई। किसी व्यक्ति की बात से अगर आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा है और पूरा जीवन सुधर जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है साक्षी? यस ना? तो हमेशा किसी व्यक्ति को अगर कोई भी उसका ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक जानते हो ना, कमी, तो उसके फ्रंट में कहो, उसके पीछे से मत कहो। और जनरली आप जानते हैं कि क्लास में जब भी हम मिले, हाँ ये अलग बात है कि हम क्लास में पिछले 3 महीने मिले, लास्ट ईयर तो मैं आपको ज्यादातर जब भी कोई बात डांटता था, समझाता था, तो मैं आपको सामने कहता था ताकि आप लोगों को अगर कुछ फील होता है, आपको गुस्सा आता है, तो ज्यादा अच्छी बात है वो गुस्सा आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। ठीक है? तो यौन HIV रोग की रोकथाम का पहला उपाय क्या बच्चों? जन साधारण को जागरूक करने, शिक्षा का प्रसार करना, अपने जीवन साथी के प्रति, जीवन साथी का अर्थ होता है बेटा आफ्टर मैरिज, पति पत्नी, जीवन साथी के प्रति वफादार होना, जागरूक होना और संक्रमित सुई का प्रयोग ना करना, संक्रमित रुधिर का प्रयोग ना करना और संक्रमित अंग का। अब आप समझ पा रहे होंगे कैसे। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति HIV ग्रसित है या माना कि कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है, उसके मलेरिया है या उसके स्वाइन फ्लू है या उसके कोरोना है, तो क्या उस व्यक्ति के मरने के बाद उसकी बॉडी के ऑर्गन को किसी सामान्य व्यक्ति को ट्रांसप्लांट करना चाहिए क्या? नो सर। ये तो मैं कह रहा हूं आपको। अब तो आ गया। तो संक्रमित रुधिर का प्रयोग नहीं करें, मतलब संक्रमित का अर्थ है कि कोई भी रोगी व्यक्ति का रुधिर नहीं लेना चाहिए। अब वो रोग कोई भी हो सकता है, चाहे HIV हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे टिटनस हो, चाहे डेंगू हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो। और आप जानते हैं कि इन रोगों से घर से व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन कभी बार हो जाता है। तो और संक्रमित सुई का प्रयोग नहीं करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जन साधारण को कॉन्ट्रासेप्टिव का महत्व समझाएं, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव का महत्व केवल जनसंख्या नियंत्रण में नहीं होता बच्चों, STD रोग में होता। और मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका इस पॉइंट को। एक कॉन्ट्रासेप्टिव मैंने बताया था, आपको याद हो तो, भौतिक में फिजिकल बताया था, फिजिकल बैरियर। और मैंने 4th चैप्टर बताया कॉन्ट्रासेप्टिव 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, भौतिक और रासायनिक। प्राकृतिक डिपेंड करते हैं उपाय पर और संयम पर, और उसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि दंपति इसमें किसी भी फिजिकल या रासायनिक कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज नहीं करती है। बताया, अब देखा वीडियो आपको मैंने बताया था, आपको मैंने साक्षी देखा? यस सर। ठीक है। तो अब बात आती है कि कॉन्ट्रासेप्टिव में एक कॉन्ट्रासेप्टिव बच्चों बैरियर, और बैरियर हमने पढ़ चुके हैं। वो बैरियर जो कॉन्डम्स के नाम जाने जाते हैं, वो एक्चुअल में कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करने का मतलब हो गया कि वो दंपति अनवांटेड गर्भ से भी बच जाएगा, क्योंकि वो महिला प्रेग्नेंट भी नहीं होगी, उसकी पत्नी। और अगर वो डिजीज HIV है तो उसका संक्रमण भी नहीं होगा, चाहे वो HIV हो, चाहे सिफिलिस, सुजाग या कोई सा भी यौन संक्रामक रोग किसी भी महिला पुरुष से एक दूसरे में नहीं डिस्पर्सल होगा। इफ दे हैव, अगर दे हैव चूज कह सकते हैं, या यूज द कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग टू कोइटस। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया। ओके, तो आप उनका कारण वो लिख लोगे, उपाय लिख लोगे बच्चों, जो जो कारण थे। यस सर। उन कारणों के आगे लगा दो नियंत्रण करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बस। ठीक है? अच्छा, अब लास्ट हम लोग जल्दी हम इसको खत्म कर रहे हैं। एड्स के लक्षण हो गए, एड्स के कारण हो गए, एड्स के क्या बोलते हैं उसको, उपाय हो गए। अब बात आती है एड्स का परीक्षण।
एड्स का परीक्षण या फिर डायग्नोसिस? डायग्नोसिस बोल दो, टेस्ट ऑफ एचआईवी। ध्यान सुन लो बच्चों, परीक्षण, डायग्नोसिस या टेस्ट वायरस का या किसी व्यक्ति का पता करने के लिए कि वो एचआईवी ग्रसित है। तो सिंपल बात है बच्चों, एचआईवी टेस्ट होता है। और एचआईवी टेस्ट इसको हम लोग ब्लड टेस्ट भी बोलते हैं। लेकिन जनरली बच्चों हम जानते हैं कि ब्लड हमारी बॉडी का एक वो उत्तक है जिसका यूज हम लोग किसी भी जीव के संक्रमण के लिए करते हैं। देखो आप जानते हैं कि एचआईवी ब्लड का सैंपल हम लोग लेते हैं डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, मोतीजरा या किसी आरएफटी या किसी फंक्शन टेस्ट है, लिपिड, यानी हमारी बॉडी के अलग अलग प्रकार का टेस्ट करने के लिए हम सैंपल के रूप में ज्यादातर क्या लेते हैं बच्चों? ब्लड। अगर हम ब्लड का यूज किस लिए कर रहे हैं? एचआईवी के लिए कर रहे हैं, तो वो ब्लड किस में काम आएगा? एचआईवी टेस्ट में। नहीं आया? आप मुझे बता दी ब्लड टेस्ट, आप मुझे ब्लड ग्रुप पता करने के लिए आप सैंपल में क्या लेंगे? लार लेंगे या ब्लड लेंगे? ब्लड। ब्लड सर। ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है। तो मैंने कहा अगर किसी व्यक्ति का लक्ष्य है कि एचआईवी टेस्ट करवाना, तो उस टेस्ट का नाम मलेरिया टेस्ट होगा कि एचआईवी होगा? एचआईवी, डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज, जितने भी डिजीज हम बोल रहे हैं, आरएफटी या रेनल फंक्शन टेस्ट जिसे बोलते हैं, किडनी का फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है, स्टोमक का है, लंग्स का है, किसी प्रकार का डिजीज का आप इन्फेक्शन देना चाहते हैं तो उसके लिए ब्लड लेते हैं। तो वही बात है, एचआईवी के लिए एचआईवी टेस्ट हो गया। नंबर 2 की बात हम करते हैं, एलिसा टेस्ट। एलिसा, एलिसा टेस्ट है बच्चों। तीसरा है वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ब्लॉट सलाइवा टेस्ट, ये समझ तो रहे हो ना आप लोग? सलाइवा, सलाइवा बोल दो या फिर बोल दो लार, लार परीक्षण। ठीक है, एलिसा हो गया, वेस्टर्न ब्लॉट हो गया, एचआईवी हो गया, और एक है इंपॉर्टेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए ये सभी के सभी डायग्नोस कौन से रोग में किए जाते हैं? एड्स का पता लगाने में। समझ आ गया ना? जैसे कैंसर को लेकर हमने कल काफी डायग्नोस किए थे, तो ये समझ आ गया सर? जो इसका पूरा नाम एंजाइम लिंकेज इम्यूनोसोर्बेट एसे, इसका पूरा नाम लिखो, एंजाइम लिंकेज इम्यूनोसोर्बेट, सोर्बेट ऐसे, ऐसे ए फॉर ऐसे। ठीक है, वो ऐसे नहीं, निबंध वाला ऐसे नहीं, वो तो इसी आता है, वो तो इसी आता है ना, ऐसे ए डबल है ना। ठीक है, अच्छा अब ये तो सर परीक्षण हो गए। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं सर, एक सबसे लास्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूं। कल हम लोग, हालांकि कल भी टॉपिक चलेगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये। आप एक अभी मैं आपको बता रहा हूं कि एचआईवी रोग को लेकर गलत भ्रांतियां, और अभी मैंने आपको बता दिया, गलत भ्रांतियों का अर्थ है कि हमें प्रॉपर रूप से किसी की जानकारी नहीं होती है, और ये ज्यादा होता है बच्चों हमारे समाज में। और समाज के अंदर क्या होता है, कानाफूसी की बात हम जब भी चलती है, जब भी कोई महिलाएं पुरुष बात करते हैं तो वो सुनी सुनाई बात डिस्पर्सल करते हैं। तो कई बार होता है कि बच्चों सत्यता क्या होती है, और लोग उस बात का प्रचार इस प्रकार कर देते हैं जैसे कि वो घटना उन्होंने खुद ने देखी हो। तो कभी कभार घटना बिल्कुल पलट जाती है। तो कभी भी हमें किसी जानकारी का पूरा जानकारी नहीं हो, और उस जानकारी में अगर किसी व्यक्ति की बच्चों कमी है या किसी व्यक्ति की बुराई हो रही है, तो हमें उस चीज से बचना चाहिए। मतलब एक बात बोलूंगा कि यदि अगर किसी व्यक्ति का, आप लोगों का कभी भी किसी व्यक्ति का वीक पॉइंट आपको पकड़ में आ गया, राइट, तो कभी भी उसको, हालांकि उसको इंडिकेट करवा दीजिए, लेकिन उसकी
मार्केट या समाज में उसको आप ज्यादा मत की। ज्यादातर आज हम जानते हैं कि सोशल मीडिया के टाइम हो क्या रहा बच्चों, कि सोशल मीडिया में व्हाट्सएप या फेसबुक पर जब भी कभी कोई ऐसा वीडियो आ जाता है तो तुरंत लोग क्या करते हैं, हजारों लाखों लोग उस चीज को शेयर कर देते हैं। अच्छी चीज को शेयर नहीं करेंगे लोग। आपके परिवार में कोई डॉक्टर बन गया, आपने उसको शेयर किया तो गिने चुने 10, 12, 20, 50, 100, 200 लोग जो आपके समाज परिवार के लोग दोस्त हैं वो उस चीज को शेयर करेंगे। लेकिन गलत चीज को या गलत कोई वीडियो आ गया, कोई झगड़े का, कोई मारपीट का, किसी परिवार का या कोई भी घटना का वीडियो आ गया, तो सर वो व्यक्ति भी उस वीडियो को शेयर करेगा जो आपको जानता ही नहीं, जिसका उस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, वो सोचता ही नहीं कि इस वीडियो को मैं डिस्पर्स करूंगा तो इस परिवार का पूरे देश के अंदर, पूरे विदेश में, पूरे विश्व के अंदर उसका प्रचार हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार के वीडियो में जिसमें सांप्रदायिक दंगे हो, असामाजिकता हो, मानवता के खिलाफ अगर कोई काम किया हो, इस प्रकार के वीडियोस को अगर आए तो उन्हें देखें, तुरंत डिलीट कर दे, उन्हें शेयर नहीं करें, इससे बचना चाहिए। तो वही मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि एड्स नामक रोग को लेकर हमारे समाज के अंदर एक क्या गलत भ्रांति है, और वही कारण है कि एड्स से ग्रसित व्यक्ति एड्स नामक खतरनाक बीमारी से तो लड़ता ही है, वो समाज द्वारा अपनाए गए दोहरे चरित्र या समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, जिसके कारण व्यक्ति यानी यूं कह सकते हैं स्वास्थ्य के साथ साथ वो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रताड़ना से भी लड़ता है, जिससे व्यक्ति समय से पहले ही मर जाता है। तो एड्स नामक रोग या एड्स से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज में, हमारे आसपास है, तो हमें उसके प्रति संवेदना, उसके प्रति सहानुभूति, उसके प्रति यानी जितना हमारे समों से वो रखना चाहिए। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि एचआईवी नामक व्यक्ति, ये एड्स को लेकर हमारे समाज या हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि इस व्यक्ति ने गलत काम या असुरक्षित यौन संबंध से ये रोग आया। जबकि अभी मैंने बताया कि क्या अगर 1 करोड़ लोग एचआईवी से ग्रसित हैं तो बच्चों उनमें केवल 20 लाख लोगों में ही असुरक्षित यौन संबंध से ये रोग आया। बाकी 80% में तो उनको खुद को ही पता नहीं है कि ये रोग आया कैसे। तो हमें एड्स से ग्रसित व्यक्ति, जो हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा पड़ोसी हो सकता है, ऑफिस में हमारा कलीग हो सकता है, हमारा मित्र हो सकता है, उसके प्रति हमें संवेदना रखनी चाहिए, ये सोचकर कि उसमें उसका कोई दोष नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि वो उस समय एक ऐसे बीमारी से लड़ रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है, जो अभी हमने फेस किया। अब एड्स की बात क्यों करते हैं? कोरोना काल में पिछले 1.5 साल में हम लोगों को मानवता का शर्मसार करने वाले वीडियो या शर्मसार करने वाली घटना हमारे सामने आई है। और अब मैं बताने का होता नहीं समझूंगा, क्योंकि पड़ोसी, रिश्तेदार, परिवार सब एक लोग हो। अगर किसी परिवार में अगर कोरोना आ गया तो पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, भाई बहनों ने इस प्रकार दूरी बना ली। आज भी कई ऐसे माता पिता हैं, कई लोग हैं जिनकी अस्थियां आज भी बच्चों मोक्ष की तलाश में या दफनाने की तलाश में आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेटिंग हॉल में इंतजार कर रही है। आज भी कई ऐसे माता पिता, आज भी कई व्यक्ति हैं, आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी अस्थियां आज भी गंगा जी में, गया जी में नहीं हुई। तो ये कोरोना काल ने हमें दिखाया कि किस प्रकार व्यक्ति डिजीज से नहीं बल्कि समाज द्वारा अपनाई गई दोनों नीतियों से जल्दी मरता है। यानी व्यक्ति बीमारी से लड़ सकता है, आर्थिक तंगी से लड़ सकता है, महंगाई से लड़ सकता है, गरीबी से लड़ सकता है, लेकिन समाज और परिवार द्वारा उसका अगर हम लोग बहिष्कार कर देंगे, उसका त्याग कर देंगे, उससे मुंह मोड़ लेंगे, बात करना बंद कर देंगे, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। वो व्यक्ति जल्दी, और मुंह मोड़ने वाला कौन? परिवार, भाई, बेटे, पोते, पत्नी, इस प्रकार का आईना या इस प्रकार का दृश्य हमने पिछले 1.5 साल में देखा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एड्स नामक डिजीज का भी समाज में कई भ्रांति है। तो सबसे पहली भ्रांति तो क्या, सुन लो बच्चों, कि एड्स कैसे फैलता है उसकी जानकारी अभी मैंने आपको बता दी कि एड्स की वास्तविक कारण, क्योंकि अभी मैंने अभी आपको एड्स के कौन से कारण बताए बच्चों? वास्तविक कारण बता दिए, यानी जो ट्रूली कॉजिंग जो रीजंस है, वी हैव डिस्कस्ड, हम पढ़ चुके हैं कि वो ट्रूली है और वो साइंटिफिक प्रूफ है। लेकिन समाज में आज भी गलत भ्रांति क्या है कि एचआईवी नामक रोग और रोगी के प्रति आज भी हमारे दिल और दिमाग में आज भी उसके लिए जगह नहीं है। और उसका कारण अवेयरनेस, शिक्षा का अभाव, अंधविश्वास, वही रूढ़िवादी, वही पुरानी बातें जो हम लोग, और इसको दूर करने का सबसे अच्छा जरिया कौन है बच्चों? शिक्षा। जो मैं बार बार कहता रहा हूं कि शिक्षा आपको जॉब नहीं दिलाएगी, शिक्षा से नौकरी नहीं मिलेगी बच्चों आपको, कतई ये ध्यान देना। शिक्षा
आपके जीवन में बदलाव और जानकारी, जिज्ञासा, पूछना, अपने अधिकारों के बारे में लड़ना, कर्तव्यों के बारे में जानकारी करना, अंधविश्वासों से लड़ना और अपनी बात को रखना, अपने आप को डिफेंड करना, ये सभी कौन बताती है? शिक्षा बताती है। तो शिक्षा का मेन मोटिव ये नहीं कि आप डॉक्टर बनोगे, नहीं, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये तो सब किताबी ज्ञान है, और जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो व्यवहारिक ज्ञान है, वो बौद्धिक ज्ञान है। तो शिक्षा के बिना हम अपने मंजिल या जीवन, जो हमारा लाइफ का जो यूं कैसे मंजिल है, लाइफ जिसे आप जीवन बोलते हैं, वो उसके बिना अधूरा है। अब आप सोच सकते हैं, तो वही मैं कहना चाहूंगा कि एड्स की भ्रांतियां क्या क्या? नंबर 1, एड्स को लेकर लोग मानते हैं कि एड्स हाथ मिलाने से फैलता। सुन लीजिए, एड्स को भ्रांतियां गले लगने से, साथ बैठ के काम करने से, साथ खेलने से। तो क्या ये एड्स को लेकर वास्तविकता है या भ्रांति है? भ्रांतियां। क्या किसी व्यक्ति के साथ बैठकर बात करने, उसके साथ खेलने, समझ आ रहा है? या उसके बाद यूं कैसा? अब ये बात आती है कि उसके एक ऑफिस में एक साथ बैठ के पढ़ना, ऑफिस में या समाज में रहना, तो ये सभी एड्स को लेकर क्या भ्रांति है? क्योंकि एड्स कभी भी गले लगने से, हाँ मैंने बता दिया, कोइटस से फैलता है, फिजिकल सेक्सुअली कोइटस से, वो तो मैंने बताया, वो तो कहा ना, लेकिन मैंने बोला गले लगने से नहीं फैलता, साथ बैठने से, हाथ मिलाने से, यहां तक कि जनरली साथ खाना खाने से भी नहीं फैलता। ये मैं बता दूं, जनरली नहीं फैलता, जनरली नहीं फैलता, ओके। और साथ काम करने से नहीं फैलता, साथ पढ़ने से नहीं फैलता, साथ खेलने से नहीं फैलता, साथ रहने से नहीं फैलता। तो ये सभी के सभी एड्स क्यों लेकर क्या है? गलत भ्रांति है, जिन्हें दूर किया जा सकता है। कैसे कर सकते दूर इसको बच्चों? इंट्रोड्यूस बाई एजुकेशन के द्वारा या साइंस के प्रचार प्रसार के द्वारा हम इनको कर सकते हैं। अब एक लास्ट एंड फाइनली टॉपिक करवा के मैं एंड करूंगा। अब देखो, एड्स की रोकथाम को लेकर या जनसाधारण को जागरूक करने के लिए हम किन किन साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों एक बात ध्यान देना कि आप किस विषय में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे अगर आपका टॉपिक है कोरोना का बचाव, क्योंकि पिछले 1.5 साल से भारत सरकार टीवी, वीडियो, ऑडियो, पेपर, न्यूज, फिल्मों, नाटक और बड़े बड़े जो फिल्म एक्टर्स हैं उनके द्वारा एड के माध्यम से हम लोगों को क्या कर रहे हैं? कोरोना से कैसे बचाव करें। तो जब भी किसी विषय पर जनसाधारण को जागरूक करना हो, तो जनसाधारण को कम समय में लंबे व्यक्तियों के दूर दराज तक किसी कोई बात पूछा नहीं है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका अगर कोई है तो वो है बच्चों ऑडियो और वीडियो। क्योंकि ऑडियो और वीडियो, व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? अच्छा है। तो कम समय में काफी लोगों को कोई जानकारी अगर आपको देनी है तो उसके लिए संसाधन क्या हो सकते हैं? ऑडियो, वीडियो, टीवी, मैसेजेस, फ्लैक्स, दीवार पेंटिंग, बैनर, पंपलेट, या उस विषय को किताबों या सिलेबस में जोड़कर नाटक बनाकर, नुक्कड़ नाटक बनाकर, लघु फिल्में बनाकर, वेब सीरीज बनाकर, फिल्में बनाकर, और जनसाधारण को जगह जगह जाकर, दूर दराज की डाणी में जा जाकर उन्हें क्या करके अवेयरनेस कर। तो एड्स को लेकर अवेयरनेस करने को लेकर हम किन किन संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं? जितने संसाधन मैं आपको गिनाए, ये संसाधन एड्स के रोकथाम में या उसके संक्रमण के रोकथाम में मददगार हो सकते हैं क्या? हाँ। और अभी मैंने बताया आपको कि यही संसाधन किसमें यूज आ रहे हैं? कोरोना के अवेयरनेस में। यही संसाधन किसमें काम आ रहे हैं बच्चों? सांप्रदायिक को रोकने में, शिक्षा को बढ़ाने में, सर्व शिक्षा अभियान में, राइट टू एजुकेशन में, राइट टू इंफॉर्मेशन में। नहीं आ रहा? तो हमारे पास संचार के साधन किसी भी विषय को फैलाने वाले एक है कि अलग अलग है? एक ही है। और आप जानते हो वो क्या हो सकते हैं? टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, जो बोला मैंने आपको, ऑडियो और वीडियो संसाधन। ऑडियो कौन? आवाज वाले, जैसे रेडियो। वीडियो कौन? टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सभी के सभी किसी विषय या किसी जानकारी को प्रसारित करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले संसाधन है क्या? हाँ। तो हमारा विषय क्या हो सकता है? एचआईवी रोग की वास्तविकता या रोकथाम करने के उपायों को अगर हम लोग फैलाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या, अभी मैंने 7-8 जो कारण गिनवाए वो आप समझ लिख पाओगे क्या?
Yes, sir. इसीलिए यौन संक्रामक रोगों को हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है क्या? Yes, sir. लेकिन क्या ये सिलेबस केवल बायोलॉजी Yes, sir. को है या आर्ट्स वाले बच्चों के भी है? बायोलॉजी शाबाश। सभी के लिए सर, इस प्रकार की जानकारी केवल बायोलॉजी के बच्चों को चाहिए या पूरे बच्चों को चाहिए? सभी को चाहिए सर। इसीलिए इस प्रकार के इसीलिए विद्यालयों में कौन सी शिक्षा चालू करनी चाहिए बच्चों? यौन शिक्षा, जो मैंने आपको 4th में पढ़ाई थी। क्या विद्यालयों में यौन या सेक्स एजुकेशन अनिवार्य होनी चाहिए क्या? तो वहां जवाब मैंने बताया Yes, था sir. हाँ, और कारण बताया था कि यौन शिक्षा के द्वारा हम लोग केवल सेक्स की जानकारी नहीं बल्कि योग से या सेक्स से जुड़ी हुई सभी पहलुओं से, जिसमें टीकाकरण भी आता है, शिक्षा का प्रसार भी आता है, यौन संक्रमण रोग भी आते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव भी आती है, शादी के बारे में भी आता है, स्तनपान, प्रेगनेंसी भी आती है, टीकाकरण भी है, पूरे स्वास्थ्य, यानी सेक्स एजुकेशन अपने आप में एक सर शॉर्ट नाम नहीं बल्कि सेक्स एजुकेशन एक बहुत ही ज्यादा एक वाइड एजुकेशन है, जिसके द्वारा हम किसी बच्चे को टीनेज एज में हम यौन से संबंधित या जनन स्वास्थ्य से संबंधित सभी पहलुओं को लेकर हम क्या कर अवेयर कर सकते हैं और उसको गलत भ्रांतियों से बचाकर वास्तविक जानकारी देंगे, तो वो अपने भावी जीवन में उन्हीं जानकारियों को अपनाएगा जो वास्तविक होगी। जबकि समाज में कौन सी जानकारी ज्यादा जल्दी फैलती है? समाज में कौन सी भ्रांतियां? वेरी गुड। जैसे कि भ्रांति आप जानते हो, जो चुड़ैल होती है, डायन होती है ना? भ्रांति जो है भूत होते हैं, तो भूत बड़ा भूत मैंने कहा भूत होते हैं, लेकिन नहीं होते, कौन है? हम लोग होते हैं सर। सबसे बड़ा भूत, सबसे बड़ा डायन, सबसे बड़ा ये सब मानव के रूप में होते हैं। तो ये सब के सब कौन? अंधविश्वास। तो इस अंधविश्वास को दूर कौन कर सकता है? शिक्षा। तो चलो, ये मैंने आपको हेड से जुड़ी हुई तमाम बातें बताई है, और ये मुझे अपेक्षा है कि आज आप इसको कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग जल्दी मिलते हैं। अब आपका जो टाइम भी बहुत मैंने लंबा ले लिया, डबल क्लास हो गई है जब आपकी? हाँ सर, यस सर। यस सर। आप बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? सर, कैंसर में मैलिग्नेंट ट्यूमर को नियोप्लास्टिक क्यों कहते हैं? क्या बोलते हैं? कौन बोला? वॉइस टॉकिंग कौन बोल रहे हैं? नीतू। अब बोलो। यानी आपने क्या बोला कि मैलिग्नेंट ट्यूमर को क्या बोलते हैं? नियोप्लास्टिक कोशिकाएं क्यों कहते हैं? नियोप्लास्टिक है? हाँ। क्या बोल रहे हैं? नियोप्लास्टिक बोल रहे हैं, नियोप्लास्टिक बोलते हैं? नीतू, नियोप्लास्टिक कोशिकाएं। नियोप्लास्टिक करते हैं क्योंकि वो कोशिकाएं, वो ट्यूमर की कोशिकाएं टूटकर एक्सप्लोड होकर या डिकम्पोज होकर रक्त द्वारा बॉडी के अन्य भागों में फैलकर नई कोशिकाओं को अपीयर करती है। ठीक है सर, हिस्टोपैथोलॉजिकल क्या होता है? हिस्टोपैथोलॉजिकल हिस्टोपैथोलॉजिकल का अर्थ है, हिस्टोपैथोलॉजिकल का किसी रोग की औतिकी या रोग से संक्रमित, किसी रोग से संक्रमित औतिकी का अध्ययन। हिस्टोलॉजी को जानते हैं? हिस्टोलॉजी जानते हैं ना? टू स्टडी ऑफ टिश्यूज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है? यस सर। ओके, ठीक है। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम अगर आती है ना, तो आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप पर भी मुझे कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? लेकिन एक बात और बोलूंगा कि आप अपनी बुक का यूज ज्यादा करें। बुक तो आप खरीद नहीं रखी होगा आप लोगों ने? बुक ले ली क्या आपने? ले ली सर। हाँ सर। ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून। एक बज गया लगभग। ठीक है, कल मिलते हैं जल्दी। ओके सर, थैंक यू सर।